हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज रिलेटिंग टू डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस हमने क्या पढ़ा पिछले चैप्टर में? हमने पढ़ा यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ चीजें। हमने क्या पढ़ी है? यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी हुई है। हमने क्या पढ़ा था? यूटिलिटी माने क्या होता है? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी के वजह से क्या होता है? डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है, बट लेकिन यूटिलिटी एक अकेला फैक्टर नहीं है जो जनरल डिमांड करे। इसके लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड माने क्या होता है? डिजायर। मतलब मुझे कुछ इच्छा हुई तो अपन बोलते हैं कि डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है, लेकिन नहीं। इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डिमांड नहीं होता। तो क्या होता है? देखो देखो इकोनॉमिक में क्या होता है? माने डिमांड माने सबसे पहले डिजायर होना चाहिए। पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये कुछ करना है या कुछ चाहिए, कोई चीज की डिमांड। प्लस उसमें बैक बाय विलिंगनेस होना चाहिए कि आप चाहते हो वो करना। प्लस एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई महंगा फोन खरीदना है तो उसके लिए मेरे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए, यानी कि एबिलिटी टू पे, उतने पैसे होने चाहिए आपकी, उतनी एबिलिटी होनी चाहिए उतना पैसा पे करने की। तो देखो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। समझा? ओके। तो डिमांड और डिजायर दोनों अलग अलग है। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ डिजायर होने से नहीं चलेगा, विलिंगनेस टू परचेस होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए परचेस करने की, प्लस आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज के लिए पे करने की। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनहाम करके एक कोई चीज है, उसने क्या दिया है? डेफिनेशन दिया है, देखो। डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ दैट एट दैट प्राइस। मतलब उस चीज का जो अमाउंट होगा उसे क्या कहेंगे? उस चीज की डिमांड कहेंगे। तो फीचर्स ऑफ डिमांड क्या है? सबसे पहले तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और एक एसेंशियली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। अभी डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सबसे पहले तो वो क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। वो क्या होता है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि टेबल बना के जो रिप्रेजेंट करेंगे उसे कहा जाता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप, दोनों का फंक्शन का रिलेशन बताता है, उसे क्या कहा जाता है? डिमांड शेड्यूल। अभी डिमांड शेड्यूल दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ऐसा उसमें क्या बताया जाता है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्या क्वांटिटी डिमांड होती है, उसे क्या, उसको जब एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में बताएंगे तो उसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो देखो, कोई एक कमोडिटी है, एक्स है, उसका प्राइस दिया है और उसका क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। मतलब अलग अलग प्राइस, 10 रुपए पे कितना है, 8 रुपए पे कितना है, 6 रुपए पे, 4 रुपए पे, 2 रुपए पे। तो अभी 10 रुपया जब था ना कोई चीज का प्राइस, तब हम कितना एक डिमांड करते थे। उसका प्राइस हो गया समझो 8 रुपया हो गया, तो दो डिमांड करने लगे। फिर 6 हुआ तो 3 डिमांड करने लगे। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 2 रुपया था तब 5 डिमांड करते थे, उसका प्राइस बढ़ गया 4, तो हमने 1 यूनिट कम कर दिया। तो इन शॉर्ट दो कंक्लूजन निकलते हैं कि जब, देखो एक मिनट, हाँ, डिमांड है और एक प्राइस, एक एक प्राइस होता है और एक होता है डिमांड। एक होता है प्राइस और एक होता है डिमांड। जब प्राइस बढ़ता है ना तब क्या होता है? डिमांड कम होता है। और जब प्राइस कम होता है ना तब क्या होता है? डिमांड बढ़ता है उस चीज का। तो यही आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। अब एक बार पढ़ लेना, यही यही कंक्लूजन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलो, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? देखो, एक था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल माने जब आया ना तो आपको क्या समझने का? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल माने एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि ऐसा एक डब्बा बनाना है आपको। लेकिन जब कर्व आया ना इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। क्या बनाना है आपको? ग्राफ बना के बताना है। तो जब अगर आपको ऐसा आता है ना कि व्हाट इज डिमांड एंड एक्सप्लेन डिमांड, तो जब डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? पहले तो डिमांड का मतलब समझाना है। फिर आपको लिखना है कि अगर पूछा आपको एग्जाम में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, तो आपको पहले लिखना है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, कौन से? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर आपको ऐसे एक उसका मीनिंग लिखना है ब्रीफ में, फिर उसका एक ऐसा समझा, एक टेबल बना के बताना है, शेड्यूल बना देना है आपको, और उसका एक ऑब्जर्वेशन देना है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तब डिमांड कम है, और जब प्राइस कम होती है तभी क्या होती है? डिमांड बढ़ती है। चलो, फिर नेक्स्ट इज, हाँ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो यहाँ पर वही प्लॉट किया गया है। समझो कि 2 रुपए पे कितना डिमांड हो रहा था? 5 डिमांड हो रहा था। जैसे प्राइस 4 रुपया हो गया, प्राइस बढ़ने लगा तो डिमांड कितना हो गया? कम हो गया, 4 पे आ गया। फिर प्राइस थोड़ा और बढ़ा, यानी कि देखो ये ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है।
और उसी के साथ क्या हो रहा है, 4 से 3 हो गया। फिर ये सारे पॉइंट को ऐसे ये टेबल में जितने भी आपने ये दिए है ना, इसको आप प्लॉट कर लेंगे ग्राफ के फॉर्म में और उसको लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। यानी कि सबसे पहले ये था, फिर ये था, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। तो जो कर्व है ना वो कैसा हो रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे एग्जाम में तो नहीं लिख सकते नीचे 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 जा रहा है, तो उसको क्या ले बोलेंगे, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लोप्स डाउनवर्ड यानी कि नीचे जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट से आ रहा है, नीचे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। टोटल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में सिर्फ इंडिविजुअल कोई एक डिमांड लेते हैं, इसमें टोटल डिमांड लेते हैं फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसका सर, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स प्रिपेयर्ड एट अ वेरियस प्राइस। इट ऑल्सो इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन। देखो कोई भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो या मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है ना वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है और एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है। तो ये वो इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, आखिर में कंज्यूमर तो कंज्यूमर ही है। तो इसका जो टेबल दिया है या जो शेड्यूल दिया है ना मार्केट डिमांड शेड्यूल का, उसमें क्या करना है आपको, कोई एग्जांपल में 3 कंज्यूमर ले लेना है, तीनों का कुछ अलग अलग डिमांड लिख देना है और प्राइस कम हो रहा है यहाँ पर, तो वो हिसाब से तीनों का कुछ डिमांड लिख देना है, उसको ऐड करना है आपको, क्या करना है, ऐड करना है। और इसको आपको ग्राफ फॉर्म में क्या करना है, प्रेजेंट करना है। और आप इसको और इसको कंपेयर करोगे। देखो ये तीनों को जाने दो अभी बीच में, है ना, ये तीनों को जाने दो, ठीक है, ये तीनों को जाने दो। इसको इसको कंपेयर करो, 10 पे कितना था, 30 यूनिट। जैसे प्राइस कम किया यूनिट बढ़ गया, फिर वापस और कम किया तो और बढ़ गया। तो इसी को आपको क्या करना है, फिर ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो वो सेम कंक्लूजन आपको मिलेगा जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में मिला था। लेस क्वांटिटी डिमांडेड राइजिंग प्राइस, मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिमांड चाहे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बना रहे हो या मार्केट डिमांड शेड्यूल बना रहे हो, डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो आप दोनों में ही कंक्लूजन सेम आने वाला है, ठीक है। चलो, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का आर एस फॉलोस। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या रीजन है कि ये कर्व जो है ना नीचे जाता है, क्या रीजन है कि ये कर्व जो है वो नीचे जाता है। तो देखो, सबसे पहला तो कोई भी व्यक्ति जब कोई भी चीज ज्यादा कंज्यूम करने लगता है तो उसकी वांट पूरे होने लगती है। तो क्या करता है, उसको अभी वो चीज कम चाहिए। तो वही वही देखो, हमने जो डीएमयू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही है। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर अ कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। दिस इंप्लाइज दैट द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो ये सारे रीजंस है कि डिमांड कर्व क्या है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। इनकम इफेक्ट, यानी कि होता है कि कोई पर्सन है जिसकी क्या कर रही, जो नॉर्मल गुड्स है उसका अगर प्राइस कम होता है, उसका प्राइस कम होता है तो उसका जो परचेजिंग पावर है, यानी कि जो खर्चे माइनस करने के बाद की जो इनकम होती है, जो उसके पास नेट नेट बचता है, वो ज्यादा बचेगा। तो वो क्या करने लगेगा, अपने आप ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदने लगेगा। उसके पास ज्यादा पैसे है तो ज्यादा खर्चा करेगा। तो इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। और ये एक रीजन है कि क्या होता है, कर्व डाउनवर्ड होता है। वैसे ही अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ने लगेगा तो उसके पास क्या होगा, जो इनकम है वो कम बचेगी। रियल इनकम जो खर्चे माइनस करने की बात की इनकम है, तो वो कम बचेगी। तो वो कोई भी चीज, उसके पास पैसे कम रहेंगे तो कोई भी चीज की डिमांड कम करेगा। तो अपने आप डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस बढ़ने से नीचे होने लगता है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अभी होता क्या है कि कोई सब्सटीट्यूट, माने कि समझो चाय है या कॉफी है, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है कि एक की जगह पे दूसरा चल जाता है। तो अगर एक का प्राइस कम ज्यादा होता है तो उसकी वजह से दूसरे को अफेक्ट करेगा, है ना। तो एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी उस प्राइस हैज इंक्रीज। फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुमको कुछ और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप। कुछ टाइम पहले ना कंप्यूटर बहुत यूज होता था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जब लैपटॉप है ना वो बहुत कम प्राइस में मिलने लगा और वो सारे फीचर कवर कर लेता था जो क्या एक कंप्यूटर देता था। तो यानी कि जो कंप्यूटर है ना उसका एक सब्स्टिट्यूट आ गया और उसके प्राइस कम होने की वजह से इसका डिमांड में भी अफेक्ट हो गया। मल्टीपर्पज यूजेस, कि कोई भी एक चीज के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, इसके लिए भी उसके प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से उसका डिमांड में फर्क पड़ेगा। न्यू कंज्यूमर्स, अभी कैसे होता है कि कोई न्यू कंज्यूमर्स भी आ रहे हैं तो उसके वजह से भी अफेक्ट होगा, ठीक है, विद अ फॉल इन प्राइस। मतलब अगर समझो कोई एक कमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो उसकी वजह से और नए नए लोग वो चीज खरीदने लगते हैं, तो उसके वजह से भी उसका डिमांड बढ़ सकता है। यानी कि उसमें प्राइस कम होने की वजह से नए कंज्यूमर आए तो डिमांड बढ़ गया, वैसा। तो ये 5 एक रीजन है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। वाई कि वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड, अभी टाइप्स ऑफ डिमांड में देखो 5 टाइप के डिमांड है। डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट डिमांड,
या कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। अभी ये क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड माने वैसी वैसे वैसे कमोडिटी या फिर वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो डायरेक्ट मेरी वांट पूरी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लेता हूँ, तो वो जो खाना है उसने डायरेक्ट क्या किया, मेरा वांट सेटिस्फाई किया, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड। अभी इनडायरेक्ट डिमांड माने कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ वांट पूरी करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, लेकिन कुछ और रिसोर्सेज जमा करके वो वांट पूरी हो सकती है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। सर ये इसका एक एग्जांपल दो, तो ये रहा देखो एग्जांपल। अगर समझो कि हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, तो शुगर बनाने के लिए शुगर फैक्ट्री में सबसे पहले तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो जो लेबर की डिमांड है ना, वो एक इनडायरेक्ट डिमांड है फॉर शुगर, फॉर मेकिंग शुगर। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड। अभी क्या होता है, कोई दो प्रोडक्ट को साथ में यूज करेंगे ना, तो ही उसका मतलब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे कार एंड फ्यूल है, तो वो दोनों की डिमांड साथ में होती है। फिर मोबाइल चार्जर है वैसा। फिर एक कंपोजिट डिमांड होता है कि जिसके मल्टीपल यूज होते हैं। अभी एक कोई इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एन एग्जांपल, तो वो बहुत सारी चीजों के काम आती है, मोबाइल चार्ज करने के काम आती है, लाइट जलाने के काम आती है, फैक्ट्रीज में काम आती है, तो वो सारी चीजें उसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड। और एक होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी कि जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे कि टी, कॉफी, शुगर शुगर और जैगरी, वो सारी चीजें। फिर ये एक बार आप होमवर्क में पढ़ लेना, ये डब्बा पूरा कर लेना, ठीक है। चलो, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसी क्या चीजें हैं जो डिमांड डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो प्राइस ही हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्या होता है, डिमांड पे असर पड़ता है। फिर इनकम भी हमने पढ़ चुका। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी इफेक्ट पड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट पड़ा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पड़ा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट माने कैसा होता है कि उसका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कि अगर समझो वो एसेंशियल में आता है या तो फिर वो लग्जरी में आता है। अगर लग्जरी में आता है तो लोगों के पास जब इनकम कम होती है तो लग्जरी पे खर्चा नहीं करेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, नेसेसरीज पे ध्यान देंगे। तो अगर इनकम बढ़े या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो नेसेसरी है। अगर कोई इंसान है जो पेशेंट है, बीमार है, तो उसको जो मेडिसिन खाता है वो तो खाएगा ही, उसके नेसेसरीज में आ जाएगी वो चीज़ है। फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन, अभी आपने जिस इंडिया जैसा कंट्री है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डालो तो चल जाता है, वैसे कोई छोटी कंट्री है वहाँ पे नहीं चलेगा। तो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन में भी कि कोई चीज़ की डिमांड कितनी हो सकती है। एक होता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, कि लोगों को लगता है कि अगर उसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो उसके हिसाब से भी डिमांड अफेक्ट होगा। लोगों को लगता है कि प्राइस आगे जाके और बढ़ेगा, तो लोग क्या करने लगते हैं, उसको होल्ड करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो वैसे उसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ने लगेगा, ठीक है। फिर एक होता है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी लोगों की डिमांड बढ़ती है, कभी सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है वो सारी चीज़। फिर एक होता है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, आप नया नया फैशन क्या आ रहा है, लोगों के टेस्ट कैसे बदलते हैं। जैसे कि मोबाइल सेक्टर, मोबाइल जो फोन्स होते हैं उसमें बहुत होता ही है, हर महीने नए 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 जो मॉडल है वो लॉन्च होते हैं, तो उसकी वजह से अलग अलग डिमांड क्रिएट होती है, वो सारी चीज़ें। फिर लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्स का जो लेवल है वो कंट्री में कितना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो ये जो जीएसटी आने के बाद जो रेस्टोरेंट है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लगा था, तो लोग क्या करते थे, रेस्टोरेंट में जाना कम कर दिया। तो होता क्या है कि ये जो टैक्स लगता है ना, उसकी वजह से वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे होटल में पहले आपका 500 रुपया बिल आता था, तो अभी 600-700 रुपया बिल आता है। तो अभी क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या करने लगे लोग, होटल में कम जाने लगे। फिर अदर फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो सारी चीजें, ठीक है। ये आप एक बार ऐसे ही लिखना है, आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना। अभी मेन जो है वो अपना यहाँ से शुरू होता है, ये जो चैप्टर का जो जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपको, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। हमने जो पढ़ा है वही वही इसमें लिखा है, बस खाली एक अलग लैंग्वेज में लिखने की इन्होंने कोशिश की है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या लिखा अपनी बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 1819 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने क्या लिखा कि लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमने जो पढ़ा वही है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। वही उन्होंने देखो कैसे लिखा है, वो देखो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या लिखा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये सिर्फ प्राइस और डिमांड का ही रिलेशन समझाते हैं, प्राइस एंड डिमांड, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड, बाकी सारी चीजों को ये कंसिडर नहीं करते। उसे क्या कहा जाता है, सेटिरस पेरिबस। उसे क्या कहते हैं, सेटिरस पेरिबस। यानी कि बाकी सारे फैक्टर्स है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। वही कंक्लूजन है हर बातों का, ठीक है। फिर एक dx इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ प्राइस x, यानी कि डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, dx माने डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, फॉर एन एग्जांपल x कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, यानी कि उसका जो प्राइस है ना उसका वो फंक्शन है, ठीक है। उसको खाली एक ये सिंबॉलिकली लिखा है, बाकी कोई मतलब नहीं।
ये आप एग्जाम में अगर आए ना आपको लॉ ऑफ डिमांड तो कैसे लिखने का, सबसे पहले तो ये लिखने का कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन से ईयर में पब्लिश हुई, 1890 में पब्लिश हुई, क्या समझाया उसमें फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फिर क्या बोला उन्होंने, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखने का, ऐसा हेडिंग देने का, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द कमोडिटी डिमांडेड। समझा, क्वांटिटी डिमांडेड। फिर उसको अदर वर्ड्स में वही सारी चीजें हैं जो हमने नॉर्मल भाषा में लिखा, फिर सिंबॉलिकली ऐसे लिख देने का। एंड देन यू एक्सप्लेन द असम्पशंस, माने कि इसमें क्या बोला कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, बराबर है ना, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। अभी 2 मिनट इसको पॉज करके अपन है ना एक थोड़ा सा रिकैप जाते हैं, पीछे जाते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी अभी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सर मैंने क्या बोला कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं, 11 फैक्टर्स पढ़े थे। कितने, 11 फैक्टर्स, उसमें से एक था प्राइस, उसमें से एक था प्राइस। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है वो क्या बोलते हैं पता है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि प्राइस और डिमांड का फंक्शन को कंसिडर किया, उन्होंने बोला बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। तो अजम्पशन क्या होगा, देखो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, ऐसा हम अजम्पशन लेते हैं, और प्राइस और डिमांड का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताया। तो बाकी सारी चीजों में है क्या, ये 10 पॉइंट। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बाकी सारी चीजों में 10 पॉइंट है, वही सारे आएंगे। देखो एक बार रीड करते हैं फटाफट फटाफट। देखो क्या लिखा कि इनकम जो है कांस्टेंट रहती है, पॉपुलेशन चेंज नहीं होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस सेम रहता है, फिर एक्सपेक्टेशन नहीं है अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज, है ना, वही सारे पॉइंट है बस। चलो फिर डिमांड स्केड्यूल हमने पढ़ा था, तो अभी डिमांड स्केड्यूल जो है वो सेम है, वैसा ही है, खाली आपको अमाउंट चेंज किया है यहाँ पर, और सेम सेम डिमांड कब बनाया है। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था पता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है जब डिमांड बढ़ता है। ठीक है, ये चीज पढ़ा था। उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कब स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होने लगता है, या फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, डिमांड बढ़ने लगता है। ये सारी चीजें है, करेक्ट। बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है सर, कि डिमांड कब है ना वो स्लोप करेगा अपवर्ड। पहले तो इधर नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। इसमें कैसा होगा, एक्सेप्शन है, मानी इस पे ये लॉ नहीं लगता, यानी कि ऊपर जाएगा ये, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इधर कैसे आता था, लेफ्ट टू राइट नीचे आता था, इधर लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएगा। देखो क्या लिखा है, सर्टन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। प्राइस राइस होता है तो भी क्या करते हैं लोग, कम खरीदते हैं। अभी जैसे अपन ने क्या देखा कि प्राइस ज्यादा होता है ना तो लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, और प्राइस जब कम होगा तो लोग बढ़ाएंगे अपना डिमांड। लेकिन इन सच केसेस डिमांड कब स्लोप्स अपवर्ड टू लेफ्ट, यस, तो इसका उल्टा जो केस है वो हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं इसको। चलो, तो ऐसा कब हो सकता है सर, जब से गिफन पैराडॉक्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं ना, यानी कि जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं या जो खराब क्वालिटी के गुड्स होते हैं, तो वो तो लोग वैसे भी नहीं खरीदते। तो क्या करते हैं लोग, वैसे भी नहीं खरीदते, तो उससे क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग और भी नहीं खरीदेंगे। तो वही बोला है कि सर उसका प्राइस बढ़ाओगे तो उसका डिमांड जो है वो और कम होने वाला है। ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स, तो उसकी जगह पे लोग ने क्या दूसरा जो सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स है वो परचेज करने का ट्राई किया। यानी कि मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोला शायद, कि मैंने बोला कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा नहीं। अगर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स है उसका प्राइस कम भी हुआ ना तो भी लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम करते जाएंगे, और दूसरी चीजें जो हेल्दी चीजें है वो खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है प्रेस्टिजियस गुड। अभी आपने बोला कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, लेकिन कुछ गुड्स है जैसे जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, तो क्या होता है उसका जो प्राइस बढ़ता है ना तो भी लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि दे थिंक इट इज अ स्टेटस सिंबल, दे थिंक इट इज अ स्टेटस सिंबल। स्पेक्यूलेशन, अभी ऐसा होता है ना कि दिवाली के आसपास क्या होता है, लोगों को लगता है कि प्राइस है ना और बढ़ेगा, तो भी अभी क्या है, प्राइस बढ़ा हुआ है, फिर भी लोग ज्यादा खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि और डर है कि और प्राइस बढ़ना जाए। ठीक है, तो इस पर कॉन्सेप्ट नहीं लगा, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इस पर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी ज्यादा प्राइस है ना दिवाली के आसपास, फिर भी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। एक होता है प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन माने क्या होता है कि भाई सस्ती चीजें होती है वो खराब होती है, तो लोग क्या करते हैं, महंगी चीजें फिर भी ज्यादा खरीदते हैं, उसे कहते हैं प्राइस इल्यूजन। एक होता है इग्नोरेंस, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि सस्ती कोई रीजनेबल प्राइस में कहीं और ऐसी चीजें मिल रही है सेम प्राइस पे वगैरह वगैरह। एक होता है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स माने जिस चीज की आपको आदत लग गई है, तो वो गुड्स भले ना महंगे हो आप खरीदते हो। ठीक है, तो उस पर ये लॉ नहीं लगा, लॉ ऑफ डिमांड का अप्लाई नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। जैसे टी है, कॉफी है, लोगों को आदत होती है पीने की, तो क्या करते हैं लोग, कितना भी महंगा हो वो खरीदते हैं और पीते हैं।
वेरिएशन इन डिमांड, डिमांड में चेंज होता है सर, डिमांड में चेंज होता है दो फैक्टर की वजह से, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर्स, एक प्राइस और एक अदर फैक्टर। प्राइस की वजह से होगा ना तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है तो उसे क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो देखो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड माने राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने की वजह से, सिर्फ प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बाकी सारे फैक्टर्स जो है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज। ठीक है, एक बार डिमांड, ये कर्व जो है आप एक बार देख लेना, पी था पहले, प्राइस क्या था, पी था, ये दिस द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जब ओरिजिनल प्राइस, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर कितना क्वांटिटी डिमांडेड था, ये था, लेकिन उसका प्राइस कम हुआ ना सर, तो क्या हुआ, उसका डिमांड बढ़ गया, तो ये जो है वो स्लोप कैसा हुआ, डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, डी इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंडिकेट्स एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। फिर हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड माने फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, प्राइस बढ़ने की वजह से अकेले, सिर्फ अकेले, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहे, सेम रहे, अदर फैक्टर्स अनचेंज। ठीक है, तो क्या हुआ, ओरिजिनल प्राइस क्या था, ये पी माने क्या होता है पता है, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ओपी जो ओरिजिनल प्राइस था ये क्या था, समझो कि 10 रुपया था, तो ये जो ओरिजिनल प्राइस था ना उस पर कितना डिमांडेड था, इतना। फिर जब प्राइस बढ़ा ना, प्राइस बढ़ा ना, तो क्या हुआ, उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, तो ये क्या हुआ, ऐसे गया। ठीक है, ये पूरा लिख लेना, डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व पे कैसे जाता है, अपवर्ड। तो एक्सपेंशन में कैसा जाता है, डिमांड कर्व नीचे जाता है, इसमें कैसे जाता है, अपवर्ड जाता है। अभी चेंजेस इन डिमांड, दूसरा फैक्टर होता है अदर फैक्टर्स की वजह से जब होता है उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें होता क्या है कि प्राइस जो है ना वो मानते हैं कि सेम रहता है, और बाकी सारे जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो चेंज होते हैं। ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट रिमेन एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। डिमांड कर्व शिफ्ट्स इन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड। देखो इधर एक बार समझाता हूँ मैं तुमको, प्राइस जो है वो सेम रहने वाला है, प्राइस जो है वो सेम रहने वाला है, तो ये प्राइस तो हमेशा ओपी ही रहेगा। पहले क्यू था, अभी कुछ और फैक्टर चेंज हुए उसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, लेकिन प्राइस तो उतना ही रहा, तो ये जो होता है वैसे समझा, तो डिमांड कर्व ऐसा हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया किधर, राइट में, और डिक्रीज हुआ तो डिमांड नीचे आ जाएगा, तो डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, शिफ्ट्स टू लेफ्ट, आउटवर्ड टू द राइट, फ्रॉम डी डी टू डी डी, माने क्या होता है, ये डी डी, ये डी वन डी वन। ठीक है, और डिक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट साइड। तो देखो यहाँ पे ओरिजिनल था और कम होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आ गया, समझा तुमको। ठीक है, शिफ्ट इनवर्ड टू इनवर्ड हुआ, ये अंदर आने लगा, अंदर आने लगा, और यहाँ पर क्या था, ये बाहर जा रहा था, इसके लिए इसको क्या यूज हुआ, वर्ड आउटवर्ड। चलो ओके, ये चीजें एक बार पढ़ लेना, सेम है वही जो सारी चीजें मैंने समझाई। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3B, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि डिमांड में, कोई भी कमोडिटी की डिमांड में और प्राइस में एक रिलेशन होता है जिसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन माने क्या होता है कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है, यानी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, उसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशन। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो कितना चेंज होता है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने क्या होता है, डिमांड चेंज होती है उसे कहेंगे इलास्टिक, जो डिमांड चेंज नहीं होते हैं उसे कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, अभी इसका कुछ डेफिनेशन दिया है, that elasticity of demand is a technical term which describes the responsiveness of a change in quantity demanded to a fall in price, fall or rise in price। प्राइस कम होने से या बढ़ने से कितना रिस्पॉन्ड करता है क्वांटिटी डिमांडेड, उसको मेजर करने का एक टेक्निकल टर्म है। ठीक है, अभी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है
वो तीन टाइप की होती है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी माने इनकम के बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी डिमांड क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है या चेंज होती है। बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूडिंग प्राइस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, y माने क्या होता है, इनकम, ई माने इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी कैसे होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, और ये उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी इनकम इलास्टिसिटी के तीन तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और एक होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी माने क्या होता है, इनकम के बढ़ने के साथ कोई भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, उसे कहा जाता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा, इनकम के बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम होती है, उसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और इनकम के बढ़ने से कोई चेंज नहीं आता है डिमांड में, उसे कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी माने एक ऐसा चेंज होता है इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी में के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ता है, उसे कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईसी से, इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ईसी। ऊपर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। ये प्रोडक्ट बी का है और ये ए का है। जब प्रोडक्ट ए का ही कमोडिटी हो और प्रोडक्ट ए का ही प्राइस हो तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट ए का कोई एक एग्जांपल, एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी हो और प्राइस दूसरे कोई कमोडिटी का हो तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कब होता है सर, सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हो सकता है, और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी माने नॉन रिलेटेड गुड्स के केस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी। भाई क्या बोला, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो फर्क पड़ता है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है भाई, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ध्यान से सुनना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी तीन तरीके की हो सकती है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। अभी प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो चीज बता देता हूं कि दो वर्ड ध्यान में रख लो, इलास्टिक। इलास्टिक माने जो चेंज होता है, इन इलास्टिक माने जो चेंज नहीं होता। परफेक्टली माने जो एकदम एक्सट्रीम केस होता है, या तो एकदम चेंज होगा या तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दूसरा केस रिलेटिवली माने थोड़ा बहुत होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा। तो अभी ये चारों वर्ड का जब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैसी सिचुएशन होगी, देखो। पहला केस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहले तो क्या होगी, डिमांड चेंज होगी, क्योंकि वर्ड क्या है, इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड माने डिमांड चेंज तो होने वाली है। कितनी होगी सर, परफेक्टली होगी यानी कि बहुत ज्यादा होगी। व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, प्राइस में स्लाइट चेंज होगा या जीरो चेंज होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। उसके वजह से आएगा एक इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, एक एग्जांपल है, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इनफाइनाइट राइज इन डिमांड, ऐसा होता है क्या कहीं पर, नहीं होता सर, ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसा है, इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड बोल सकते हो आप लोग। देखो, जीरो या आप डिटरमाइन नहीं कर सकते उस चीज को। प्राइस समझो ये था, ये हुआ, उसके वजह से डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो गया, और ये क्या हो गया, एक लाइन ऐसे बन गया कि वो पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को। तो वो किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को। चलिए देखते हैं,
एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग अ परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। पैरेलल किसको है? एक्स एक्सिस को। तो आपको कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव में या कहीं पे दिख जाए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होता है? जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। दूसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पहले तो इन इलास्टिक है यानी कि चेंज नहीं होने वाला है, और वो भी परफेक्टली है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक माने कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। ये कब होता है सर? ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये एसेंशियल्स जो होते हैं उसमें होता है कि जिसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि सॉल्ट है, अभी शुगर होता है, उसके केस में अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो? जैगरी यूज कर लोगे। कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ खाने पीने की चीज में आप जैगरी यूज कर लेते हो, लेकिन सॉल्ट का तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। सॉल्ट की जगह पे आप कुछ यूज कर ही नहीं सकते, तो उसका प्राइस कुछ भी हो, आपका इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होने वाला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल रिमेन सेम, दैट इज 0। ठीक, तो वो केस में ग्राफ कैसा बनेगा? प्राइस कुछ भी हो, देखो यहाँ पर प्राइस देखो कुछ भी हो, P1 P2 P3, डिमांड जो है ये रहा डिमांड, ये जो है वो सेम रहने वाला है, दैट इज इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है भाई। थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर ईडी क्या होगा? 0। ठीक है। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कैसा होता है? जितना डिमांड में चेंज होगा, जितना प्राइस में चेंज होगा, उतना ही डिमांड में चेंज होता है। ये कंफर्ट गुड्स के केस में होता है। ठीक है, तो इसमें स्लोप कैसा होगा? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसा बन रहा है, देखो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। डिमांड तो चेंज होने वाली है, इलास्टिक है इसके लिए, बट रिलेटिव होने वाली है, उतनी चेंज नहीं होने वाली है जितनी होनी चाहिए है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है उससे कम जो होगा वो किसमें? प्राइस में चेंज होगा। ये लग्जरी गुड्स के केस में होता है, थोड़ा भी प्राइस में फर्क आता है तो उसकी वजह से डिमांड में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसका कर्व ऐसा बनेगा, ये आप एक बार देख लो, इसमें जितना चेंज है उससे ज्यादा कहीं क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, और इसका जो कर्व है वो कैसा है? फ्लैटर है, ये फ्लैट हो रहा है, देखो तुम। ठीक है, चलिए आगे। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले तो इन इलास्टिक है यानी कि डिमांड चेंज नहीं होने वाला, रिलेटिवली चेंज नहीं होने वाला, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेस देन होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये नेसेसरीज के केस में होता है। ईडी इज लेस देन 1। स्लोप कैसा होता है? स्टीपर स्लोप है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, प्लस यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देना कर्व का, कि कर्व कैसा है हर एक केस में। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने जो अभी तक पढ़ा वो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मेथड्स है, कैसे मेजर करने हैं। तो एक तो परसेंटेज मेथड है जो अभी हमने किया, जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने के पहले और प्राइस चेंज होने के बाद दोनों का आप कंपैरिजन कर लोगे। ठीक है। when with a given change in the price of a commodity total outlay increase, यानी कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, तो उसे कहेंगे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि वो रिलेटिवली इलास्टिक है। और अगर दोनों सेम रहता है दोनों ही केस में तो उसे इक्वल टू 1 कहते हैं, एंड उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। तीसरा, अगर उसका 1 से कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो टोटल पहले एक्सपेंडिचर था वो भी कम हो गया है, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, टोटल आउटले। ये एक डब्बा है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए, ये उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, आपको अपनी मर्जी से सॉल्व करने हैं। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थर्ड मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एंड ये जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। इसमें और बाकी दो मेथड में फर्क कितना है कि बाकी दो मेथड में अपने को कुछ डेटा एंड फैक्ट्स या फिगर्स कुछ दिए थे, इस मेथड में हमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मेथड का नाम है पॉइंट मेथड, उसको ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है? इसमें अपने को क्या करना है? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है,
लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो लीनियर डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व माने अभी एक स्ट्रेट लाइन दिया होता है, लीनियर माने स्ट्रेट लाइन, उसमें अपने को क्या करना है, उसमें इलास्टिसिटी उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट की निकालनी है। अगर समझो कि हमें पी की निकालनी है तो हम सबसे पहले तो इस एग्जाम ऐसे क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेते हैं टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ये 8 सेंटीमीटर है, तो अपन बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, तो ये दोनों को बांट देगा 4 4 में, और इसके बीच में और दो दो पॉइंट ले लेंगे, तो दैट विल बिकम 2 2 2 2। ठीक है, चलिए फिर वही हिसाब से अपन सबका कैलकुलेट कर लेंगे, पी पे कैलकुलेट करेंगे, पी टू पे कैलकुलेट करेंगे, वैसे वैसे कैलकुलेट करते रहना है आपको। ठीक है, सबका अपना अपना एक कंक्लूजन निकलेगा जो कि बहुत इजी तरीके से हो सकता है। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना, जब हम समझो ये P1 पे निकाल रहे हैं तो लोअर सेगमेंट P1 होगा और अपर सेगमेंट होगा P1A, P1 P नहीं P1A तक होगा ये पूरा। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल क्लासेस में जब अच्छे से पढ़ाया हुआ है। नॉन लीनियर डिमांड का, जब नॉन लीनियर हो यानी कि समझो ऐसा टेंजेंट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसके बीच में एक डॉट लेके एक क्या बना देना है, सेगमेंट बना देना है, और फिर जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही करना है। ये सारे उसके कंक्लूजन्स निकलेंगे, हमने इसको डिटेल्ड क्लासेस में एकदम अच्छे से पढ़ा है। दूसरा होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ कमोडिटी कैसी है, लग्जरी है या नेसेसरी है, और ये सारी चीज़ हम एक टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे है, ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो प्राइस कैसी होगी, इलास्टिक होगी, फ्यू होंगे तो इनइलास्टिक होगी। फिर अगर नेसेसरी होगी तो इनइलास्टिक होगी, लग्जरी होगा तो इलास्टिक होगा। ठीक है, हैबिचुएटेड होगी तो इनइलास्टिक, यानी कि आप किसी चीज़ से हैबिचुएटेड हो गए हो तो उसकी डिमांड आप जनरली आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहोगे, यानी कि उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी और बाकी केस में इलास्टिक होगी। तो वैसे ही अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको एक प्राइस फिक्स करने में मदद मिलता है, उसे पता होगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो वो हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, उसका प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट, पॉलिसी वगैरह फ्रेम करने में मदद करती है, जिस पे ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं अगर इन इलास्टिक है तो, और इलास्टिक है तो क्या करेंगे, कम टैक्स लगाएंगे। फैक्टर प्राइसिंग करने में मदद करता है, अगर जो फैक्टर ज़्यादा इन इलास्टिक है उसका हम ज़्यादा चार्ज करेंगे और इलास्टिक है उसका प्राइस कम चार्ज करेंगे। इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड में भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका रोल प्ले करेगा। फिर पब्लिक यूटिलिटीज में भी होगा, जैसे कि रेलवेज वगैरह है। ठीक है, उसकी डिमांड जो है इन इलास्टिक होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको सब्सिडाइज कर सकती है, नेशनलाइज कर सकती है टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। फिर प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शन कितना है, अगर आप कोई पर्सन की इनकम में उसका बहुत छोटा सा का पार्ट बन रहा है, वो न्यूज़पेपर का खर्चा है अगर समझो एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है 50-100 रुपये इधर उधर हो जाए तो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 है ना, उसका पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट हो तो फिर से एक बार, दो बार, तीन बार आप ये लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक